बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम जो है वो फिजिक्स का मॉडल पेपर 2000, फिजिक्स का मॉडल पेपर नहीं है, ये मॉक पेपर है 2023 का, मॉक वन जो आपके पास आया था। ये मिड टर्म लिखा हुआ है यहाँ पर, खैर जाने दें उसको। तो ये मॉक वन पेपर था। वो मॉक वन पेपर जो है वो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके क्वेश्चंस देखते जाइए और देखिए कि कैसे हम ये अटेम्प्ट करेंगे। तो इसमें अगर आप ये देखें तो हमें ये समझ में आएगा कि आपके पास यहाँ पे देखिए, नॉर्मल आई कैन, एक आम आंख जो नॉर्मल आंख होती है, कैन फोकस लाइट फ्रॉम नियर ऑब्जेक्ट। नियर ऑब्जेक्ट से लाइट को क्या करती है, फोकस करती है कहां पे, अपने रेटिना पे। एक फार ऑब्जेक्ट एंड फ्रॉम अ फार, नियर ऑब्जेक्ट से भी फोकस करती है और फार। अब ये नियर ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू योर आई। फार ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, दूर है। जब आप चांद को देखते हैं या पहाड़ को देखते हैं जो आपकी आंख से खासा दूर होता है, तो उसकी इमेज क्या बन रही होती है, छोटी। इसी तरीके से इफ यू ब्रिंग ऑब्जेक्ट वेरी क्लोजर टू योर आई, तो इसका मतलब क्या है, इमेज बड़ी बनेगी कि इमेज का साइज बड़ी। जबकि नियर पॉइंट वो होता है जहां पे आपके पास क्या होता है, आपके पास इमेज ऑलमोस्ट इक्वल इन साइज। अब यहाँ पे ये कह रहा है, इन दिस क्वेश्चन यू माइट इग्नोर रिफ्रैक्शन जो एडिशनल हो रही है, अगर मैं उनको इग्नोर कर दूं, कॉर्निया पे ये एक प्रोसेस होता है जिसको हमने इग्नोर करना होता है, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर अगर हम इग्नोर करते हैं तो पहला कह रहे हैं कंप्लीट दिस फिगर 7.1 को कंप्लीट करो। हाउ लेंस ऑफ आई फोकसेस द रे ऑफ लाइट। जब यहां पड़ती है तो अब आपको पता है कि अगर आंख मेरे पास क्या है, अगर आपके पास आंख जो है वो क्या है, नॉर्मल आए, तो इमेज जो होगी वो कहां बनेगी, रेटिना पे। यानी कि पहली रे यहां पे लाके फोकस करेंगे कहां पर, रेटिना पे। दूसरी रे जो है इसको भी मैं कहां फोकस करूंगा, उसी कहा जो पॉइंट है, इससे मुझे कोई गर्ज नहीं। और तीसरी रे को भी हम क्या कर देंगे, फोकस कर देंगे कहां पर, रेटिना पे। जब आप रेटिना पे फोकस करेंगे तो जो इमेज बन रही होगी आपके पास, वो आप अपने हाथ से डायरेक्टली यहां पर भी ये ऐसे, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर पॉइंट ये है तो इमेज भी इसी पॉइंट पे बन रही होगी। यानी कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन सच अ वे, इमेज शुड बी फॉर्म इन द बैक। और जहां पे तुम ये बना रहे हो, यहाँ पे लाइन लगा के यहाँ पे आप रेटिना मेंशन कर दें, तो इसका मतलब ये होगा कि ये रेटिना के रिलेटिवली। जजाकल्लाह, जजाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है भाई, तो ये रेटिना पे इमेज बन गई। अब डिस्क्राइब द इमेज फॉर्म्ड, ये जो इमेज फॉर्म हो रही है, ये पॉइंट नियरर है, क्लोजर टू योर आई। तो आप जानते हैं एक लेंस में ये फोकस हो गया, ठीक है, ये हो गया 2f। अगर ऑब्जेक्ट को क्लोजर टू द आई रखा जाए, फोकल लेंथ के अंदर नहीं रखा, क्लोजर टू द आई, तो 2f और f के दरमियान में रखेंगे तो इमेज जो होती है वो क्या होती है, लार्जर इन साइज होती है। तो और रियल भी होगी, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन है, रेटिना क्या चीज है, तो इसका मतलब क्या, इमेज शुड बी रियल, वर्चुअल नहीं होगी। लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यस, स्मॉलर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट फार होता तो इमेज क्या बनती है, अच्छा ये अपसाइड डाउन होगी, ठीक है। राइट वे टू का मतलब क्या है, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज नहीं है। नहीं सर। तो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों ऑप्शंस आपको ऐसे मार्क करने। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इफ ऑब्जेक्ट इज वेरी फार, बहुत दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट, और आपकी आंख में प्रॉब्लम भी है, एक ऐसा डिफेक्ट है। अब जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा तो रेज इज गोइंग टू बी कन्वर्जिंग क्लोजर टू द लेंस, यानी कि बिफोर लेंस कन्वर्ज हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इमेज यहां बनने लगेगी, इसके ऊपर तो आ नहीं रही। तो इसका मतलब क्या है कि दूर का ऑब्जेक्ट मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन करीब का दिखाई दे रहा है। तो ये कौन सा साइटेडनेस हो जाएगा, शॉर्ट साइटेडनेस हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये बताइए, इन ऑर्डर टू ब्रिंग इट बैक टू द स्क्रीन यू विल हैव टू डाइवर्ज द रेस। रेस को क्या करना पड़ेगा, डाइवर्ज। तो लेंस भी मैं कौन सा यूज करूंगा, डाइवर्जिंग। तो अब ये बता रहा है कि इस केस को सेट करने के लिए लेंस में कौन सा लगाऊंगा, डाइवर्जिंग। तो यहां पे आपने लेंस बनाना भी था, और इस लेंस पे मेंशन भी करें कि ये लेंस कौन सा होगा, डाइवर्जिंग लेंस। अब रेज जब इससे टकरा के यहां पे टकराएंगी, तो टकराने के बाद अब वो यहां पे कन्वर्ज नहीं होंगी, बल्कि दोबारा से कहां कन्वर्ज होने लगेगी, ऑन स्क्रीन, रेटिना पे, और इमेज स्क्रीन के ऊपर बनने लगेगी। तो आपने क्या करना, यू विल हैव टू मेक अ डाइवर्जिंग लेंस एंड कन्वर्जेस द रेज एट
एट रेटिना, ये काम करना था। ये अगर मैं लेंस हटा दूंगा तो ये वाला केस हो जाएगा, और लेंस लगा दूंगा तो ये वाला केस हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये काम करना था आपने, जो आपने नहीं किया। जिन्होंने किया वो बेहतर, जो नहीं कर सके। राइट डाउन द टू कंडीशन नेसेसरी फॉर टोटल इंटरनल। भाई पहली कंडीशन ये थी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता ये ग्रेटर होना चाहिए किससे? क्रिटिकल एंगल से। ये चीज लिखनी थी। और दूसरा पॉइंट आपने क्या लिखना था कि रे शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। आप बाज बच्चों ने क्या किया, उल्टा लिख दिया, रेयर टू डेंसर। आपको ट्रेवल कराना था फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर रेयरर डेंसर टू रेयरर सिर्फ इतना भी लिख देते तो वो भी एक्सेप्टेबल होगा, आंसर एक्सेप्टेबल आएगा। लेकिन मामला ये है कि आप तफसीलात लिख रहे होते हैं कि लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम द मीडियम व्हिच इज हैविंग लेस डेंसिटी, और उसके अंदर पूरी कहानी लिखने में ना आप ये सब लिखना ही भूल जाते। अगर कोई बच्चा सिर्फ ये 2 पॉइंट्स भी लिख देता है ना, उसको नंबर क्या मिल जाते पूरे, यानी कि 1 नंबर का क्वेश्चन, हाफ हाफ के 2 थे। सही? इसके अंदर वो नहीं लिखना था आपको कि आप लिखें कि बाज बच्चों ने इसमें पता है क्या लिखा है, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन थे वो लिख दिए, तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं हो। समझ रहे हैं? लिखना क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल। ये रट्टा मार लेंगे, हर दफा आता है, जितना ज्यादा याद रखेंगे उतना बेहतर। क्रिटिकल एंगल सर, रिफ्रैक्टेड एंगल सर एक ही बात है। नहीं, देखिए एंगल ऑफ, देखिए क्रिटिकल एंगल किसी भी मीडियम का एक स्पेसिफिक एंगल होगा। देखो समझो, समझे भाई? एक गाड़ी है, उसकी मैक्सिमम स्पीड है 100। कितनी है? 100। अच्छा, जब आप गाड़ी चलाएंगे तो उसकी स्पीड 1 से 100 के दरमियान में कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम तो एक ही रहेगी ना। अगर वो 30 में चल रही है तब भी मैक्सिमम कितनी होगी उसकी? 100। समझ रहे हैं? ऐसा ही किसी भी मीडियम का क्रिटिकल एंगल एक कांस्टेंट एंगल होता है। जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल कब बनेगा? जब वो क्रिटिकल तक पहुंच जाएगा। अब अगर मैंने ग्लास का क्रिटिकल एंगल 42 का है, तो इंसिडेंट 10 भी हो सकता है, 20 भी, 30 भी, 40 भी, 42 भी। अब इंसिडेंट एंगल अगर 42 हो गया तो इसका क्या, इंसिडेंट क्या बन गया? क्रिटिकल बन गया। और अगर 42 से एक्सीड किया इंसिडेंट एंगल, तो फिर TIR परफॉर्म होगा, टोटल इंटरनल। सुन रहे हैं? देखते रहिए। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्रिटिकल एंगल 42। भाई देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फॉर्मूला था ईटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ऑफ एंगल सी। तो देखो तुम्हें ऐसे लिखना था इसे कि 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल 42। अब इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी कर लेते। यहाँ पे क्या होता है, अगर आपके पास, देखिए ये ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए था, ये अगर मैं 42 करता हूं साइन ए 42 ऑफ साइन, देखिए आंसर क्या आ रहा है? 0.669, 0.669। सर क्लास में, सर मैं क्लास में हूँ, क्लास से फारिग हूँ तो बात। 0.669। अच्छा 0.669 है ना। ये क्वेश्चन में यहाँ पे लिखना चाहिए था इन्हें कि साइन एंगल ऑफ 42 डिग्री जो होता है वो 0.669 होता है। ये मैंने जहालत। तो ये सर मैं क्लास सर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, तो मैं फिर अभी। अच्छा सुने, ग्लास का क्रिटिकल एंगल जो होता है अमूमन वो 42 डिग्री होता है। समझ रहे? क्रिटिकल एंगल इंसिडेंस तुम्हारी मर्जी है, जिस एंगल पे रे को स्ट्राइक करा दो। अगर सर के नाम है इंसिडेंस रे बनी एंगल बटा 40 डिग्री का, हाँ, और ग्लास का क्रिटिकल एंगल 42 है, तो इसमें TIR होगा? नहीं सर, आप गलत किया। मैं बताऊंगा अभी चेक करेंगे ना तो फिर अंदाजा हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या कहा है? मैंने ये कहा है कि अगर 40 डिग्री पे रे लाइट स्ट्राइक कर रही है और क्रिटिकल 42 है, तो 40 डिग्री पे TIR नहीं होगा। 42 से एक्सीड यानी कि 43, 44, 45 सब पे होगा। अभी आएगा तो देखते हैं। अच्छा ये चीज समझ में आई। इसको फिर हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद यहाँ पे जो आंसर आएगा 1.5 वो या जो भी आ रहा होगा वो लिखा जाएगा। अच्छा इससे आगे चलिए, तो ये चीज रिक्वायर्ड थी। अब चूंकि कैलकुलेटर नहीं है, तुम यहां तक 1 अपॉन साइन 42 तक भी लिखोगे तब भी यू विल गेट द आंसर। अच्छा यहां पे देखिए, प्रिज्म इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि आपने रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे बना दी।
नहीं बेटा चलिए चले देखो बुलाओ अच्छा सुनिए सुनिए, तो आपने क्या करना था, आपको ये पता है कि प्रिज्म जो होता है, सुने, प्रिज्म जो होता है उसका काम ये है कि अगर लाइट ऐसे जा रही है ना, तो प्रिज्म इसको नीचे की तरफ क्या कर देता है, बेंड कर। प्रिज्म का काम बेंडिंग होता है, तो वही बेंडिंग यहाँ पे कैसे कराओगे, ऐसे स्ट्राइक किया, ये लाइट स्ट्रेट हो जाएगी और फिर ये नीचे की तरफ बेंड हो जाएगी, इसको आप कहते हैं रिफ्रैक्टेड बीम, और ये क्या कहलाती है, इमर्जेंट रे। नॉर्मल बनाना था, अगर नॉर्मल बना रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनाते तो अब देखिए, अगर वो ये कहता, लिसन, अगर वो कहता कि एंगल ऑफ डेविएशन भी मेंशन करें, तो तुम क्या करते, सुने, इसको एक्सटेंड कर देते आगे, इसको बैक एंड पे एक्सटेंड करते, ये वाला एंगल एंगल डी कहलाता। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, हाँ बेटा, नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए ये वाला साइड है, सुने सुने, ये वाला साइड है, इस साइड पे 90 डिग्री, यहाँ पे डी रखते इस साइड के ऊपर, और 90 पे मार्क करके एक ऐसे स्ट्रेट लाइन 90 ड्रॉ कर देते, ये नॉर्मल है। किसी भी लाइन पे नॉर्मल कैसे ड्रॉ होगा, डी रखो और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, समझ रहे हो, एक मिनट रुकना, कैटेगराइज एज ट्रू और फॉल्स। अच्छा ये आपने ड्रॉ कर दिया, और ड्रॉ करने के लिए क्या कहा गया था, इमर्जेंट रे शो दैट द डेविएशन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। जब ये तीनों रेस कर देंगे तो ये डेविएशन हो जाएगी ना। अब अगर एंगल डी बनाते हैं तो ये इसका मतलब क्या है, एंगल डी शो करें कि एंगल डी इज द डेविएशन एंगल। अगर ये स्ट्रेट चली जाती, घूमती नहीं, तो फिर डेविएशन नहीं आता। अगला क्या कह रहा है, लाइट ट्रेवल्स स्लोअर देन द ग्लास, ट्रू होता है ये। और क्यों होती है, क्योंकि ग्लास जो होता है ये वाला, ये क्या होता है, दैट इज डेंसर होता है, और एम्प्टी स्पेस जो होती है वो रेयरर। अच्छा दूसरा क्या है, लाइट ट्रेवल फ्रॉम ग्लास टू एयर, तो ये फॉल्स होगा, और ग्लास टू एयर बेंडिंग टुवर्ड्स नहीं होती बल्कि क्या होती है, अवे होती है, तो ये चीज मेंशन कर। अच्छा अगला देखें, ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाइट स्ट्राइक कर रही है और बाउंड्री से एंगल कितना बना रही है, 40। क्या मैं इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहूंगा, नो सर, नहीं सर। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल से बनता है। अब वही सवाल आपका कि नॉर्मल इस पे कैसे बनेगा, तो आप क्या करेंगे कि इसके ऊपर क्या बनाएंगे, एक डी रखेंगे, और डी रख के यहां पर एक बबल। अब अगर मैं डी ना भी रखूं तो एक सीधी लाइन लगा दें तो ये नॉर्मल बन गया। ये लाइन कौन सी होगी, नॉर्मल। यहां पे एंगल कौन सा बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी बताइए, सुने, अगर ये 50 है तो नॉर्मल किस पे लगता है, 90 पे। तो अगर ये 50 है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए, तो मुझे ये पता लग गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने डिग्री आ रहा है, 40 डिग्री। अब ये कह रहा है कि 50 डिग्री, सम ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड, इसमें से कुछ लाइट रिफ्लेक्ट कर गई। बताइए जब वो रिफ्लेक्ट करेगी, सुन रहा है, सुन रहा है, जब वो रिफ्लेक्ट करेगी तो वो कितने एंगल के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रही है, 40 डिग्री। ये एंगल कितना बनेगा, एंगल आर 40 डिग्री होगा। अच्छा कुछ लाइट रिफ्रैक्ट किया, और जो रिफ्रैक्ट कर रही है वो 65 एंगल बना रही है विद बाउंड्री। तो बताइए भाई, डी यहां पे रखूंगा, 65 यहां पे बनेगा ये, तो बाउंड्री के हिसाब से अगर 65 यहां बन रहा है तो रे नीचे की तरफ थोड़ी सी क्या कर जाएगी। सुनिए सुनिए सुनिए, ये बाउंड्री से एंगल कितना बना, 65 डिग्री। क्या मैं इस 65 को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कह सकता हूं, नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 90 में से अगर आप 65 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 25। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला एंगल जो होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये कितने डिग्री होगा, 25। तो इसका मतलब क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आया, 40, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आया। अब आगे जाके एक तो ये चीज बना लीजिए, आगे जाके आपने इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना था, तो वो किसके बराबर होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। अच्छा बताइए, साइन आई अपॉन साइन आर क्यों है, क्योंकि वी आर मूविंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। अगर मैं डेंसर से रेयरर में आ रहा हूं तो आर अपॉन आई। अब बताइए, साइन आई की जगह क्या लिखूंगा, साइन 40, और साइन आर की जगह क्या लिखूंगा, साइन
25। बस इधर तो अब आप ये बताइए, अगर यहाँ तक लिख दिया तो आपको ये क्या दे देगा, रिजल्ट। अब अगर मुझे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए था, साइन 40 और 25 का आंसर देते, रिजल्ट देते, और वो आप यहाँ प्लेस करके जब आप डिवाइड करते हैं तो आंसर 1.5 या 1.3 या जो भी आ रहा होता वो आप मार्क करते हैं 1.7 1.3। समझे? तो आप लोगों ने क्या किया कि सिर्फ बाउंड्री से एंगल दे के जल्दी जल्दी बना के वही एंगल पुट करके रिजल्ट निकाल दिया। इसमें मैंने हाफ मार्क्स सिर्फ इस बुनियाद पे दे दिए कि आपने क्लियरली फॉर्मूला साइन आई अपॉन साइन आर मेंशन किया हुआ। अगर आपने ईटा के लिए फॉर्मूला मेंशन किया है तो इसमें जो हाफ मार्क्स है ना उसके 0.25 आपको मैंने दे दिए, लेकिन हाफ मार्क्स उस वक्त मिलेंगे, 0.5 उस वक्त मिलेंगे जब फॉर्मूला भी सही हो और वैल्यूज भी सही पुट हो। समझ में आ रही बात? अब तुम खुद सोचो कि अगर एक बच्चा जो है वो इस बीम को यू के बजाय, सुन रहे हैं, एक इस बीम को अगर कोई ऐसे रिफ्रैक्ट करा दे, तुम्हें समझ में आ रही बात, टकरा के नॉर्मल से दूर कर दे, तो बताइए लॉजिकली क्या ये सही होगा? वजह क्या है? क्योंकि अगर डेंसर है, ग्लास है फ्रॉम एयर, तो वो कभी अवे नहीं जाएगी, वो टुवर्ड्स, और टुवर्ड्स का मतलब क्या है कि ये नीचे की तरफ आनी चाहिए, और 40 से कम होना अब बच्चों ने क्या किया, नॉर्मल से 65 एंगल ड्रॉ करके ये ड्रॉ कर दिया। तो जब ड्रॉ कर रहे थे तो अकल घास चढ़ने तो नहीं गई थी ना, दिमाग में ये चीज होना चाहिए कि अगर ग्लास में जा रहे हैं तो इट वेंट टुवर्ड्स नॉर्मल, नीचे की तरफ झुकनी चाहिए। तो आपने इसको ऊपर की तरफ उठा दिया, इसका मतलब क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि मैं डेंसर से रेयर या डेंसर रेयर से डेंसर। अब खुद सोचो, लाइट ऊपर से आ रही है, यूं टकरा रही है, ये अगर डेंसर है तो लाइट को नीचे झुक जाना चाहिए, और अगर रेयर होगा तो नीचे से ऊपर उठ जाएगी, जो उसकी एंगल है उससे क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ। समझ में आती बात? तो ये चीज आपके जहन में होना चाहिए। अच्छा, एक्सप्लेन व्हाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन नॉट अकर। अब मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बच्चों ने क्या लिखा, आपसे पूछा जा रहा है यहां क्यों नहीं हुआ। हाँ मेरा बेटा, अच्छा आपसे पूछा जा रहा है कि यहां क्यों नहीं हुआ। अब ये बताइए, इस केस में ना होने की दो रीजन हो सकती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल के बराबर ना हो, उससे कम हो, तो टीआईआर परफॉर्म नहीं होगा। तुम यही बोल रहे थे ना, लेकिन प्रॉब्लम यहां पे इसका नहीं है। यहां पे तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो जो भी बन रहा हो 40 है ना, 40 रीजन नहीं बन रहा। अगर यहाँ पे 45 होता तो क्या हो जाती? नहीं, आपका मीडियम एयर और ग्लास है। अगर 50 भी एंगल होता अब भी नहीं होती, तब भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप एयर से कहा जा रहे हैं, ग्लास आगे ग्लास, आपको कहां जाना था, ग्लास से एयर। नहीं समझे? तो फिर से बताओ, देखें टीआईआर ये कहती है कि लाइट रे शुड मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर, पानी से हवा में जाए, ग्लास से हवा में जाए, ऐसे ही कहती है। अगर तुम हवा से पानी में जा रहे हो या हवा से ग्लास में जा रहे हो तो फिर टीआईआर परफॉर्म नहीं हो, चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा हो चाहे कम हो। अब यहां पे देखें कि आप पहले ही एयर टू ग्लास जा रहे हैं, क्रिटिकल एंगल बाद में चेक करो, पहले ये तो देखो कि मैं एयर से ग्लास में आ रहा हूं या ग्लास से एयर में जा रहा हूं। याद रखे, क्रिटिकल जो टीआईआर परफॉर्म होता है ना, वो कहां परफॉर्म होता है? डेंसर मीडियम में, यानी कि मैं पहले डेंसर में हूं और फिर रेयर में जाऊं। यहां पे मैं कहां हूं? रेयर में, और फिर डेंसर। तो इसका मतलब क्या है? ये तो कहानी उल्टी हो गई ना। पहला वाला आंसर नहीं माना जाएगा कि क्रिटिकल एंगल से कम है या ज्यादा है, ये दिया ही इस वजह से नहीं। समझे नहीं? देखें मेरी बात सुन, अगर लाइट रे ट्रेवल कर रही है तो मैंने ये चेक करना है टीआईआर परफॉर्म क्यों नहीं हो रहा। अब इस वाले केस में टीआईआर परफॉर्म करने के लिए ये चीज बताइए, क्या ये मुमकिन है कि इस पॉइंट पे टीआईआर हो? ये इसके मुमकिनात इसमें नहीं है कि एंगल 40 डिग्री या क्रिटिकल एंगल से कम है। अगर क्रिटिकल एंगल से ये एंगल बढ़ा भी दिया जाए, 50 भी कर दिया जाए, तब भी नहीं परफॉर्म होगी। तो इसका मतलब क्या है कि आंसर में मैं क्रिटिकल वाली चीज नहीं लिख सकता। पहले ये देखे तो ये वही वाली बात हो गई कि एक गंजा जो था ना वो पानी में गिर गया, बताओ बाल नहीं डूबे उसके। अब आप देख रहे हैं कि यार भीगना तो चाहिए, लेकिन शुरू में जो बात इन्होंने एयर टू ग्लास लिखी है वो आपने देखी नहीं। वो गंजा है कि नहीं देखा, वो तो ये नहीं देखा। आपके बात समझ में आई? यानी कि पहले मेजर चीज देखे फिर माइनर पे आएंगे। अच्छा, और जहालत क्या है, पहले कंडीशन लिखी आती है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, फिर कहते हैं लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर, वो सॉरी डेंसर टू रेयर।
पहले बोलना चाहिए लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर एंड देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन देयर क्रिटिकल एंगल, तब होगा। तो हमने उसकी डायरेक्शन ही उल्टी की है। सर ये वजह तो है नहीं कि पिछले वाले छोटे हैं तो ये भी तो रीजन है। लेकिन मसला ये है कि इस केस में अगर बढ़ा भी दो तब भी नहीं होगी, ये बोल रहा हूं। इसमें बढ़ा दो तब भी, अगर मैं इसको 50 कर दूं, मेरा बच्चा बात तो सुनिए, ये नॉर्मल क्लास है जिसकी 42 है, मैंने एंगल 50 कर दिया, होनी चाहिए थी आगे, होनी चाहिए ना। लेकिन क्या वो जो ये वाला पॉइंट है इस पे टीआईआर परफॉर्म होगी 50 पे? तो इसका मतलब क्या है कि ये लिखना गलत होगा। लॉजिकली देखे ना, ये लिखना क्या होगा, गलत होगा। ये थोड़ा सा आप इसको, मैं बताऊं क्या एक मसला आपके साथ क्या है, चूंकि आप पेपर में लिख चुके हैं और आपको उस पर नंबर चाहिए। अगर 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 पेपर देखो, ये माइंड बनता है कि चूंकि मैंने लिख दिया है तो लिखने वाली चीज सही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो लॉजिकली, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि एंगल इज लेस देन 50, टीआईआर इज नॉट परफॉर्मिंग। इस केस के लिए पूछ रहा है बेटे, ये कोई जनरलाइज केस नहीं है, जो ऊपर किया है उसी के ऊपर। अच्छा, कैन नॉट, तो इसका मतलब क्या है कि आप कहां से कहां मूव कर रहे हैं, फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, इस वजह से नहीं होगा, एंगल का इंपैक्ट नहीं होगा। हाँ, अगर आप डेंसर से रेयरर में मूव कर रहे होते और फिर भी नहीं हो रहा होता तो फिर एंगल की बात कही। अच्छा, क्रिटिकल एंगल होता क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री, ये आपने लिखना था। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को, एंगल आई को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल। रिफ्रैक्टेड एंगल 90। ये देखें, अब ये पता क्या चीज है, अब मुझे अगर इसके ऊपर इसकी डेफिनेशन सही नहीं मिली और कहानियां मिलने लगी उसमें, तो मेरा बिल्कुल तबीयत नहीं आएगी, क्योंकि देखिए डेफिनेशन से एक ये पहली डेफिनेशन आई है पूरे पेपर ये। अच्छा भाई, ये तो न्यूमेरिकल था, सिंपल सा। इस न्यूमेरिकल के अंदर क्या कह रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, तो f इज इक्वल टू 10 है। ऑब्जेक्ट क्या प्लेस कर रहे हैं, p इज इक्वल टू 20 बेटा सेंटीमीटर, q इज इक्वल टू pf ओवर p माइनस f, तो p इंटू f ओवर p माइनस f, तो ये 200 ओवर 10 आ जाएगा, तो ये 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। पॉजिटिव होगा तो रियल इमेज बनेगी और सेम साइज होगी। अपराइट डाउन, अपराइट डाउन होगी। अभी कौन सा 7 चल रहा है ना, ये अभी स्टार्ट तो नहीं हुआ ना, 2 पीरियड थे ना, वो 2 गुजर गए, छठा 6 चल रहा है ना, 7 इसके बाद है, 6 तो मेरा ही है ना। अच्छा, आगे ये आखिरी देखिए, टाइम नहीं रहा, ये नहीं आता द मैग्नेट, ये मैं बता रहा हूँ, सुने, ये पता है क्यों नहीं आता शाह साहब, कोई बात नहीं, चले। अच्छा सुने, मेरी एक बात सुने, ये क्वेश्चन आपका क्यों नहीं अटेम्प्ट कर पाए, ये मैं आपको बताऊं। आप लोगों, मैंने जो वीडियो अपलोड की थी सीआरक्यूज के लिए मैग्नेट की, उसके अंदर ये वाला केस नहीं डिस्कस किया था, लेकिन इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन ओ लेवल्स का क्वेश्चन है। नहीं, तो आपकी गलती है कि मेरी गलती है। सुनने जो मैं बता रहा हूँ, जो वीडियो थी उसके अंदर मैं बार बार ये कहता रहा कि चेंज ऑफ फ्लक्स जनरेट्स करंट, चेंज ऑफ फ्लक्स जनरेट्स करंट, amount of current generated by the coil depends upon the change of, if change of flux is increasing more current will be generated। सुन लो जो मैं बोल रहा हूँ, ये किसी ने नहीं सही किया। अच्छा अब जरा सुने, इसमें क्या कह रहे हैं, ये कॉइल है, सुने, ये कॉइल है, कॉइल के अंदर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जो कि करंट को मेजर कर रहा है। अब आप ये जानते हैं कि इस कॉइल के साथ यहाँ पे क्या चीज जनरेट कर रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, समझ रहे हैं।
यस सर। अब ये बात कह रहे हैं कि एक्सप्लेन व्हाई वोल्टमीटर शो रीडिंग इफ इट इज मूविंग क्लोज फॉल इनटू द कॉइल। अगर मैं इस फासले से इसे नीचे गिरा दूं, बताइए जब मैं गिराऊंगा बेटा, जब मैं इसे गिराऊंगा तो ये नीचे की तरफ गिरेगी। जब ये इसमें एंटर हो रही होगी तो इसका फ्लक्स जो होगा वो इंक्रीज होगा शुरू में। फ्लक्स इंक्रीज होने का मतलब क्या है? फ्लक्स क्या हो रहा होगा? चेंज हो रहा होगा। जब फ्लक्स चेंज होगा व्हेन इट मूव्स इनसाइड द कॉइल द फ्लक्स इज इंक्रीजिंग और चेंजिंग। तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन व्हाई वोल्टमीटर शो रीडिंग। क्यों रीडिंग शो कर रहा है? क्योंकि करंट क्या हो रहा है? इंड्यूस्ड हो रहा है। करंट क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस्ड हो रहा है। करंट क्यों इंड्यूस्ड हो रहा है? ये देखिएगा भाई, करंट क्यों इंड्यूस्ड हो रहा है? करंट इंड्यूस्ड होने का रीजन क्या बन रहा है कि फ्लक्स जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? बिल्कुल सही, बिल्कुल रिलेटिव मोशन लिख रहे हो तो भी ठीक है। अगर आपने लिखा है तो मैंने नंबर दिए होंगे। तो देखिए, लेकिन रिलेटिव मोशन अगर आप लिख रहे हैं तो रिलेटिव मोशन से असल में क्या हो रहा है? चेंज ऑफ फ्लक्स। क्योंकि फैराडे लॉ जो है ना वो कहता है करंट इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स। करंट इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स। तो बताइए चेंज ऑफ फ्लक्स या रिलेटिव मोशन भी सही हो सकता है। समझ में आ रही बात? तो ये आपके पास लिखना था, ये मेंशन करना था, दैट इज द रीजन ड्यू टू व्हिच करंट इज इंड्यूसिंग इन द कॉइल। द galvanometer shows reading। तो galvanometer reading शो कर रहा है when magnet enters the coil flux is going to be changed and current is induced। किस phenomena पे? Faraday's law। कौन सा लॉ है ये? Faraday's law। Faraday law जो है वो क्या बताता है आपको कि with the help of magnetic field we can induce the current in the coil। अब जरा सुने, दूसरा केस क्या है? The magnet is released from greater height। अब खुद सोचो, मैंने अगर कम हाइट से रिलीज किया तो इसका मतलब क्या है कि उसकी स्पीड कम होगी। जब मैं ज्यादा हाइट से रिलीज करूंगा तो जब वो एंटर होगा तो स्पीड ज्यादा होगी। अब खुद सोचो, अगर स्पीड कम है तो एक्सेलरेशन चेंज कम, अगर स्पीड ज्यादा तो चेंज क्या होगा? समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब क्या है कि इफ वी ड्रॉपिंग फ्रॉम ग्रेटर हाइट, चेंज ऑफ फ्लक्स क्या हो जाएगा? चेंज ऑफ फ्लक्स इंक्रीज कर जाएगा, तेजी से चेंज होगा, इंक्रीजेस। चेंज ऑफ फ्लक्स क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर। और चेंज ऑफ फ्लक्स इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि प्रोड्यूस्ड करंट भी क्या कर जाएगा? प्रोड्यूस्ड या इंड्यूस्ड करंट जो होगा वो भी क्या कर जाएगा? इंक्रीज। इंक्रीज इंड्यूस करंट होने का मतलब क्या है कि इट विल गिव यू मोर डिफ्लेक्शन। मोर करंट का मतलब क्या है कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इसकी डिफ्लेक्शन पर पहले स्केल पे 1 आ रही थी, अब वो 2 या 3 पे आ रही है। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है? ज्यादा हाइट से गिराएंगे, इफ वी आर ड्रॉपिंग फ्रॉम द मोर हाइट, व्हेन इट एंटर्स इनटू द कॉइल व्हाट विल हैपन? मोर चेंज इन फ्लक्स। तो मोर करंट इज इंड्यूस्ड, मोर डिफ्लेक्शन विल शो। यानी कि पहले जो डिफ्लेक्शन थी उसके मुकाबले में क्या होगी? ज्यादा। अब दूसरी चीज देखें, इफ इट मूव स्लोली इनटू द कॉइल, अगर कॉइल में जाने के बाद ये स्लो मूव कर, यानी कि ये पहले इसकी स्पीड ज्यादा थी, अब ये कम स्पीड से मूव कर रहा है, यानी कि पहले वाला केस है। तो बताइए इफ इट इज मूव, अच्छा यहां पे इनटू द कॉइल है, अंदर कॉइल जब वो कॉइल के अंदर चला जाएगा ना तो चेंज ऑफ फ्लक्स, अब अंदर चला गया कॉइल में। आपको मैंने बताया था जब कॉइल के अंदर जा रहा होगा तो चेंज ऑफ फ्लक्स तो होगा ही नहीं, फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। क्योंकि जब कॉइल में एंटर होगा तब और कॉइल से एग्जिट करेगा तब। अब कुछ बच्चों ने इसमें 0 भी लिखा था, मैंने क्रॉस कर दिया जबकि वो सही था। अब यहाँ पे क्वेश्चन को आप थॉरली रीड, अभी तो चेक हो गया, जाने दीजिए, आप एक एक बच्चे को नहीं इंक्रीज करना है, लेकिन कोई बच्चा अगर फेल हो रहा है उस पर तो हम देख लिया जाएगा। लेकिन सेंस क्या है, ऊपर से आ रहा था स्लो, एंटर हुआ कम डिफ्लेक्शन है, तेज आ रहा है एंटर हुआ ज्यादा डिफ्लेक्शन है। अब जरा सुनो, when it enters into the coil, suppose कि ये कॉइल के अंदर चला गया, देखिए भाई कॉइल ये है और मैग्नेट इतना छोटा है, when it moving inside the coil, पहले तो मुझे ये बताओ कि जब एक कॉइल के अंदर दाखिल हो जाएगा तो ये स्लो क्यों मूव करेगा? कोई बता सकता है? एनर्जी प्रोड्यूस करने की वजह से स्ट्रेंथ को रोकेगी। कौन सी स्ट्रेंथ? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। और ये नहीं, सुनो, जब मैग्नेट अंदर एंटर हो जाएगा तो एक लॉ है जिसे हम कौन सा लॉ कहते हैं? लेंस लॉ। अब बताइए करंट इंड्यूस क्यों हो रहा है? करंट मैग्नेटिक
तो लेंस लॉ क्या करेगा, उसके मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। हाँ भाई सामने से हटो, क्या काम है, ये है ना चक्कर। मैं चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ इस वजह से कि ये चीज समझ में आ जाए। ये एक ही क्वेश्चन में तमाम बातें आ जाएंगी, लेकिन उसको फोकस तो करो ना यार। आप फोकस नहीं करेंगे तो फिर नहीं समझ में आएगी। फिर से सुने, मैग्नेट आपने छोड़ा, अगर आहिस्ता से एंटर हो रहा है, चेंज ऑफ फ्लक्स स्लो होगा तो डिफ्लेक्शन कम। if magnet is accelerating, having more speed, तो change of flux is more, तो इसका मतलब क्या है कि more deflection will show. But when magnet enters into the coil, coil में आ गया तो फिर deflection क्या हो जाएगा उसका, क्यों, क्योंकि जब coil में मूव कर रहा होगा तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस चेंज तो नहीं होंगी ना, वो तो कांस्टेंट हो जाएंगी। जब एंटर हो रहा था तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इंक्रीज हो रही थी, जब एग्जिट कर रहा था तो क्या हो गई, कांस्टेंट। समझ रहे हैं, जब वो कांस्टेंट होगी तो इसका मतलब क्या है कि अब जो करंट इंड्यूस्ड हो रहा होगा वो मिनिमम होगा, लेकिन वो मैग्नेट को फॉल करने से क्या कर रहा होगा, रोक रहा। तो इसका मतलब क्या है, मैग्नेट के अंदर आ जाने के बाद जो कॉइल, जो करंट गिर रहा होगा वो उसको रोकेगा। एक एग्जांपल थी, वो एक पोस्ट थी फेसबुक पे किसी ने शो की थी। उसने क्या किया था, एक कॉपर का, जरा समझिएगा अगर आपके समझ में आए लेंस को, उसने कॉपर का पाइप लिया, तुम्हें समझ में आ रही है क्या क्या, उसने कॉपर का पाइप लिया, कॉपर के पाइप में कहने लगा कि भाई ये एक मैग्नेट है, मैं बाहर गिरा रहा हूं। जब बाहर गिरा है तो मैग्नेट गिर गया। उसने कहा कि इस मैग्नेट को मैं कॉपर के पाइप के अंदर गिराऊंगा। कॉपर का जो पाइप है वो एक तरीके से वायर की तरह है जिसके अंदर करंट इंड्यूस्ड हो सकता। अब होगा क्या, उसने जैसे ही कॉपर के पाइप के अंदर मैग्नेट को गिराया, उसकी स्पीड स्लो हो गई, उसकी स्पीड स्लो हो गई। यानी कि गिराने के बाद वो नीचे इंतजार करते रहे और वो बहुत देर में नीचे गिरा। रीजन क्या था कि जब वो मूव कर रहा था तो कॉपर का जो पाइप था उसमें करंट इंड्यूस हुआ। उस करंट इंड्यूस होने से जो कॉपर के पाइप में मैग्नेटिक फील्ड बनी, उसने उस मैग्नेट को गिरने से क्या किया, रोका। क्योंकि क्या होता है, लेंस क्या कहता है कि लेंस ये कहता है कि जब करंट इंड्यूस्ड होगा तो द इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज अपोजिट इट्स सोर्स। जो वजह बन रहा है, ये बताइए करंट कॉपर के पाइप में कौन इंड्यूस कर रहा है, गिरता हुआ मैग्नेट। तो वो इंड्यूस करंट गिरते हुए मैग्नेट को क्या करेगा, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जो कि उसको क्या करे, अपोज करे। यार ओके, लो यार चाय ठंडी करा। बोला नहीं तुमने जाना। अच्छा ये चीज समझ में आई, अब बताइए भाई। देखिए अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इफ इट इज मूविंग स्लोली इन द कॉइल तो चेंज ऑफ फ्लक्स कम होगा, तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जो मैंने लिखा है ना वो ये मार्क्स दिए, डिफ्लेक्शन। एक सेकंड रुकिएगा बेटा, ये मैं कर लूं। मूव्स इनटू द कॉइल विद मोर टर्न्स। अब तुम खुद सोचो, सुने आपने ये चीज देखी थी कि एक मैग्नेट है, उसको या एक कॉइल है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराना है तो करंट इंड्यूस हो रहा है। अगर मैं उस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूं, पहले 10 टर्न थे अब 100 टर्न कर दिए, जब मैं 10 टर्न बढ़ाऊंगा तो अमाउंट ऑफ करंट भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज। तो बताइए कि अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर रहा हूं तो नहीं, फोर्स को नहीं बोलिए आप, चेंज ऑफ फ्लक्स है। आप कहेंगे इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स तो इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डिफ्लेक्शन क्या कर जाएगी, डिफ्लेक्शन मोर डिफ्लेक्शन। समझ में आती है बात। नंबर ऑफ टर्न्स, इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स the induced current will increase, which increases the deflection in the galvanometer। कहिए तो उसमें वोल्टमीटर की रीडिंग का क्या चेंज होगी, क्या चेंज होगी बताओ। अगर पहले वोल्टमीटर की रीडिंग सपोज 1 आ रही थी तो अब डिफ्लेक्शन, वी विल हैव मोर डिफ्लेक्शन एज कंपेयर्ड टू द प्रीवियस वन। पहले तुमने मैग्नेट गिराया था 10 टन, अब तुमने गिराया 100 टन में, उतना ही बड़ा मैग्नेट, तो तुम देखोगे 10 में अगर 1 आ रहा था तो 100 में 3 आ रहा हो। समझ रहे हैं कि डिफ्लेक्शन विल बी मोर एज कंपेयर्ड टू द प्रीवियस वन। एक सेकंड मेरा भाई, हाँ कहिए। वो जो मैग्नेट है कांस्टेंट हो गया जब अंदर जाके, और जब निकले का वहां से उस कॉइल तो भी करंट बिल्कुल। अच्छा ये देखिए भाई, नेम द प्रिंसिपल। यहाँ पे इसमें क्या कहानी करी थी सुने,
प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी, व्हेन वी चेंज करंट इन, आपसे सिर्फ नेम कहा था और वो नेम था म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन बेटा जाना है आपने? नहीं, मैं कह था मैंने किया ये। आपने कब लिया ये? नहीं, ये जो आप कह रहे हैं ये म्यूचुअल इंडक्शन नहीं किया। हाँ, लेकिन ये चीज आपने ना प्राइमरी सेकेंडरी वाली कहानी नहीं लिखनी थी। आपने लिखना क्या था कि म्यूचुअल, यहां पे लिख रहा है नेम। अब बाद में आप उस प्रिंसिपल को डिफाइन करें और वो भी डेफिनेशन सही होनी चाहिए कि इफ वी चेंज द करंट इन अ प्राइमरी कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड related यानी कि linked with the secondary coil is going to be changed, which induce the current in the secondary coil। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ नाम लिखने के ऊपर आपको मार्क्स दे दिए थे इसमें, और हाफ हाफ थे, हाफ इसके थे, हाफ इसके। यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मर, तो कोई भी एक यूज आपने, इसमें दो चीजें होती हैं, तमाम अप्लायंसेस के अंदर हो सकता है, लेकिन वो अप्लायंसेस जो कि डिजिटल अप्लायंसेस, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर लिखना है, बस इसको यहीं तक।